हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल सा चैनल बायो वाला में। आज मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म। वो हमारा फो किस तरीके से है, मीन्स इनेमी किस तरीके से है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मीन्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया कौन कौन से डिजीज हमारे अंदर क्रिएट करता है। और उससे पहले हम लोग कोरोना वायरस के बारे में पढ़ेंगे। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोरोना वायरस का वैक्सीन कैसे प्रिपेयर होगा, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे कंट्री ने यह दावा किया, जैसे अमेरिका ने सबसे फर्स्ट में दावा किया था कि मैं वैक्सीन क्रिएट कर लिया, बट वो वैक्सीन में कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो प्रॉब्लम क्या रहा होगा उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। फिर अभी करेंटली इजराइल ने दावा किया कि मैं वैक्सीन प्रिपेयर किया, तो कैसे वो प्रिपेयर किए उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अगर वो फेल होते हैं तो क्यों फेल होते हैं उसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन के बारे में मैं काफी डीप में लेक्चर नंबर 4 में बताया था। जो लोग नहीं देखे हैं वो लेक्चर जाकर देखिए। फिर भी मैं बता देता हूं एक बार वैक्सीन के बारे में। सबसे पहले अभी हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 सबसे हॉट टॉपिक है अभी का। कैसा होता है कोरोना वायरस, तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। ध्यान से देखते जाइए। फिर हम लोग लेबलिंग भी इसका करेंगे, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, एक एक करके। दिखा? जब आप गूगल पे सर्च कीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस तो इसी टाइप का डायग्राम आएगा, ऐसा ही डायग्राम आएगा। सब एक ही जैसा प्रोटीन होता है। ये सब जो बगल में दिख रहा है स्पाइक जैसा, वो सब प्रोटीन होता है। चलिए, ऐसा ही होता है कोरोना वायरस। यही है कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कोविड-19। अब साइंटिस्ट इसका वैक्सीन कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो वैक्सीन प्रिपेयर करने के लिए साइंटिस्ट इसको क्या करेंगे, ये जो वायरस है इसको साइंटिस्ट पहले मार देंगे। क्या करेंगे, इस वायरस को क्या करेंगे, वैक्सीन प्रिपेयर करने के लिए डेड करेंगे। जैसे अमेरिका ने वैक्सीन बनाया तो उन्होंने क्या किया होगा, इस वायरस को मार दिया होगा। मीन्स मशीन से मारा जाता है, ऐसा नहीं कि स्टिक से मारा जाता है, मशीन से। तो मशीन से इस वायरस को मारा होगा या इस वायरस को कमजोर बना दिया होगा, वीक कर दिया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एटीन्यूएट करना। डेड या वायरस को एटेन्यूएट कर दिया होगा, वीक बना दिया होगा। इस वायरस को डेड कर दिया होगा और या तो वीक बना दिया होगा, कमजोर बना दिया होगा। इतना कमजोर जो कि हमारे बॉडी के अंदर डिजीज क्रिएट ना कर पाए। कांट क्रिएट
डिजीज इनसाइड आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर डिजीज क्रिएट ना कर पाए। और उसके बाद साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस वायरस को मार दिए या एटुनुएट कर दिए, मीन्स वीक बना दिए। उसके बाद एक सिरिंज होता है, नीडल होता है, उसमें डाल देना है इस वायरस के छोटे छोटे कुछ अमाउंट को डाल देंगे उस नीडल में, और जो हेल्दी पर्सन है उसमें वो वायरस का इंजेक्शन दे देंगे। मीन्स वो जो वैक्सीन बनेगा उसे इंजेक्ट कर देंगे हेल्दी पर्सन में, जिससे उस पर्सन का इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। क्या होगा, हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट किया जाएगा, हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से वैक्सीन का प्रिपरेशन होगा। जैसे ये वैक्सीन अभी वर्क तो नहीं कर पाया है, लेकिन अगर बनेगा तो इसी टाइप से बनेगा और इसी तरीके से वर्क करेगा। वो हमको पता है कैसे वर्क करेगा। तो वो हेल्दी पर्सन में क्या करना है, इंजेक्ट कर देना है वैक्सीन को, हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, उस हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट करना है और हेल्दी पर्सन का इम्यूनिटी इंक्रीज कर जाएगा, इम्यूनिटी जिससे उस आदमी का इंक्रीज कर जाएगा, इम्यूनिटी इंक्रीजेज। उसके बाद क्या होगा, जैसे इस वायरस का वैक्सीन जिसको कोरोना नहीं है उसको हम लोगों ने दे दिया, तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी में सैनिक पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो ये जो वायरस आएगा हम लोग इंजेक्ट करेंगे तो हमारे बॉडी का सैनिक खड़ा रहता है हमेशा युद्ध को फाइट करने के लिए। जैसे वायरस अटैक किया हमारे बॉडी के अंदर घुस गया, डेड फॉर्म में घुसेगा इंजेक्शन के थ्रू, मीन्स वैक्सीनेशन के थ्रू, या तो उसको वीक बनाकर इंजेक्ट किया जाएगा, तो वो हमारे बॉडी में अंदर घुसकर डिजीज क्रिएट नहीं कर पाएगा। और हमारा जो बॉडी का सैनिक है वो थोड़ा मजबूत होता है, इसके कंपैरिजन बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और जो मरा हुआ आएगा तो ये तो कुछ कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर कुछ कर नहीं पाएगा और हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको मार देगा। अगर वो वीक आया फिर भी हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग है, उसको मार देगा। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो याद करके रखता है, पिछले बार ये वायरस आया था तो हमने इसको इस तरीके से अटैक किया था, अगर फिर नेक्स्ट टाइम से अगर वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो हमको इसी तरीके से अटैक करना है। इसी के कारण इंजेक्शन दिया जाता है वैक्सीन का प्रिपरेशन करके। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद बहुत सारे कंट्री ने ये दावा किया कि मैं वैक्सीन प्रिपेयर कर लिया, बट उनका वैक्सीन उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा होगा, क्योंकि वो वायरस को इतना वीक नहीं कर पाए होंगे जो हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट ना कर पाए, इतना वीक इसको नहीं कर पाए होंगे जो हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट ना कर पाए। मीन्स ये ऐसा वायरस रह गया होगा हमारे बॉडी में, जब इंजेक्ट किया गया, अमेरिका ने टेस्ट भी किया था, तो हमारे बॉडी में जब वो इंजेक्ट किया तो उस समय क्या हुआ होगा, या तो वो जो पेशेंट रहा होगा उसको कोरोना वायरस हो गया होगा, या तो उसका इम्यूनिटी इंक्रीज नहीं हो पाया होगा, जिसके कारण वो वैक्सीन फ्लॉप हो गया, मीन्स वैक्सीन वर्क नहीं कर पाया। करेंटली इजराइल ने किया, इसके पीछे क्या सही है क्या गलत है गॉड नोज, किसी को नहीं पता है। ऐसे अमेरिका वालों ने ये रीजन तो बताया नहीं, क्योंकि मीडिया वाले ही चिल्लाए, जो इस वायरस का वैक्सीन पहले मिल गया, मीडिया वाले ने चिल्ला कर बताया, फिर बाद में पता चला वैक्सीन वर्क नहीं किया। तो यही प्रॉब्लम रहा होगा वैक्सीन के प्रिपरेशन में, कि वो वायरस हमारे अंदर जाकर, वायरस का जो वैक्सीन प्रिपरेशन हुआ वो वर्क अंदर जाकर नहीं किया होगा, या तो उसके अंदर डिजीज कर दिया होगा और उसका इम्यूनिटी इंक्रीज नहीं कर पाया होगा। तो इसी तरीके से वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर जाकर वर्क करता है। अगर आपको काफी डीप में देखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, उसके बारे में मैं काफी डीप में बताया हूं। तो ऐसा क्या होता है, कोरोना वायरस, ये जो होता है, ये जो बगल में स्ट्रक्चर है ये होता है स्पाइक प्रोटीन। प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो कि फूड में कंपोनेंट होता है, उसी टाइप का एक प्रोटीन होता है जो कि स्पाइक शेप का होता है। स्पाइक, सूज में जो स्पाइक निकले होते हैं उसी शेप का होता है, इसलिए इसका नाम हम लोग देते हैं स्पाइक प्रोटीन। और जब आप लोग गूगल से सर्च कीजिएगा तो लिखा मिलेगा स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। क्या मिलेगा, स्पाइक
ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है। ये कौन सा पार्ट है? स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो कवर है इस वायरस का, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेलप। ये जो रेड वाला पार्ट है, रेड वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? इन्वेलप है, कवर है। क्या है? इन्वेलप है, इन्वेलप, इन्वेलप कवर है, कोरोना वायरस का कवर है। ये इन्वेलप है, ये क्या है? स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, मीन्स ये प्रोटीनेशियस है। वो जो वैक्सीन होता है उसको मेनली प्रोटीन को ही डैमेज करना होता है। ये जो प्रोटीन आपको दिख रहा है, यही प्रोटीन को डैमेज करना है उस वैक्सीन को। तो प्रोटीन्स को ही मेनली डैमेज करता है वैक्सीन मेनली, पॉइंट बनाकर लिख लिया, वैक्सीन मेनली डैमेज किसको करता है? प्रोटीन को। तभी जाकर वो वैक्सीन सक्सेसफुल होता है। जैसे जितने भी वैक्सीन होते हैं सभी सेम प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, ये तो पता होगा क्योंकि ये पॉइंट मैं पिछले क्लासेस में बताया था। ऑल वैक्सीन्स वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल। चाहे वो कोरोना वायरस का वैक्सीन हो, चाहे वो डीपीटी का वैक्सीन हो, चाहे वो बीसीजी का वैक्सीन हो, चाहे वो एंटी रेबीज वैक्सीन हो, सभी वैक्सीन एक ही प्रिंसिपल पर वर्क करेंगे। उस जो भी वायरस का इंफेक्शन है, बैक्टीरियल है, उसको पकड़ो और उसको मार दो या उसको वीक बना दो और बॉडी में इंजेक्ट कर दो इनोक्यूलम डोज में, मीन्स इतना डोज जिससे हमारे बॉडी के अंदर डिजीज क्रिएट ना हो, कैन नॉट क्रिएट डिजीज आवर इनसाइड आवर बॉडी, मीन्स इनोक्यूलम डोज में देना है, इतना डोज देना है जिससे हमारे बॉडी में डिजीज ना क्रिएट हो, उसी को बोलते हैं इनोक्यूलम डोज। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, इनोक्यूलम डोज, इनोक्यूलम डोज में देना है जिससे हमारे बॉडी में डिजीज वो ना क्रिएट कर पाए और हमारा जो सैनिक है उसको चौकन्ना कर दे, ताकि अगले टाइम से अगर वो कोई भी चीज घुसे जो हमारे बॉडी को बीमार बनाता है, वो हमारे बॉडी को बीमार ना कर पाए, सैनिक हमारा जीत जाए, आवर इम्यून सिस्टम जीत जाए। आ गया इतना समझ में? तो इसको नोट डाउन कीजिए। और ये जो पार्ट होता है ये आरएनए होता है, ये जो है स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर, ये क्या है? आरएनए। और ये भी प्रोटीन का बना होता है जिसका नाम होता है एन प्रोटीन। क्या होता है एन प्रोटीन, क्या होता है आरएनए, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सेल चैप्टर में हम लोग आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। मीन्स ये वायरस कैसा दिखेगा, इसका सारा गुण इसी के अंदर लिखा होता है आरएनए में, जिसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा कभी सेल चैप्टर में, आरएनए क्या होता है उसके बारे में। बट ये स्ट्रक्चर था जिसके बारे में मैं बता दिया। आ गया इतना समझ में? जैसे इसका नाम होता है हेमाग्लूटिनिन स्टेरेज डाइमेरेज। हेमाग्लूटिनिन स्टेरेज क्या नाम होता है इसका? ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसका नाम है ग्लूटिनिन स्टेरेज डाइमेरेज। ये सब नाम है। आप लोग गूगल पर जब सर्च कीजिएगा तो यही नाम मिलेगा और इसका शॉर्ट में लिखा जाता है HE। हो गया, बस यही मुझे बताना था कोरोना वायरस के बारे में। कर लिया इतना नोट डाउन? ये सब क्या है? माइक्रोब्स है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट करता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट कर दे उसको बोलते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आ गया कैसा कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर होता है, इसका वैक्सीन कैसे प्रिपेयर होगा ये पता चला। उसके बाद अगर वैक्सीन बहुत सारे कंट्री ने बनाया तो ऐसे ही बनाया होगा, सभी वैक्सीन एक ही तरीके से बनाए जाते हैं, बट वो फेल हो गए क्योंकि वो
उनका जो इनोक्यूलम डोज था, सही डोज था, वो हमारे बॉडी पर सूट नहीं कर पाया। या तो उस पेशेंट को कोरोना हो ही गया होगा, या तो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी इंक्रीज नहीं हो पाया होगा। यही दो मेन कारण है जो कि हुआ होगा उस पेशेंट के साथ, और उसका वैक्सीन फ्लॉप कर गया। बट कभी ना कभी बन ही जाएगा। आज हम लोगों को बात करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो। क्या चीज के बारे में बात करना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो। फो का मतलब क्या होता है? ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा इनेमी हो, वो हमारा शत्रु हो, मीन्स हमारे अंदर डिजीज क्रिएट करता है। उसके बारे में हम लोगों को आज बात करना है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के बारे में। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजन। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज पैथोजन। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा माइक्रोब्स जो हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट करता है उसको बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स नोन एज पैथोजेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अनदर नेम क्या है? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स ये सब तो पता होगा। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? हार्मफुल माइक्रोब्स। हार्मफुल माइक्रोब्स, ऐसा माइक्रोब्स जो हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट करता हो। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज पैथोजन। जो माइक्रोब्स को फैलाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमीटर। जो माइक्रोब्स को फैलाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर मीन्स एक आदमी से दूसरे आदमी को जो डिजीज फैलाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमीटर। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मॉस्किटो। बहुत सारा बीमारी फैला देता है। पहले एग्जांपल से समझिए, उसके बाद मैं इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा। एग्जाम्पल क्या? मॉस्किटो हमारे बॉडी में बहुत सारा डिजीज क्रिएट कर देता है। जैसे हाउस फ्लाई, ये सबसे बड़ा एजेंट है जो हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट करता है। हाउस फ्लाई जो हमारे घर में मक्खी रहते हैं, घर में पाए जाने वाले मक्खी। तो सबसे बड़ा ट्रांसमीटर क्या होता है? मॉस्किटो और हाउस फ्लाई, मीन्स घर में पाए जाने वाला मक्खी। कॉकरोच भी होता है, जैसे यहां लिख देता हूं कॉकरोच एटीसी। ये सब क्या है? ट्रांसमीटर है, मीन्स डिजीज को ट्रांसमिट करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। कौन? मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, कॉकरोच। ट्रांसमीटर ऑफ पैथोजन नोन एज कैरियर। ये सब क्या है? ट्रांसमीटर है डिजीज का, ट्रांसमिट कर रहा है, एक दूसरे को फैला रहा है। ट्रांसमीटर ऑफ पैथोजेंस आर नोन एज कैरियर्स। कैरियर्स क्या होता है? ढोने वाला। जो डिजीज को, जो पैथोजेंस है, माइक्रोब्स है, इसको जो ढो कर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा उसको हम लोग बोलते हैं कैरियर। कैरियर क्या होता है? ढोने वाला। इसका अनदर नेम होता है वेक्टर भी। कैरियर या वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पैथोजन क्या होता है? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरे जगह जो फैलाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरियर या वेक्टर। तो सबसे अच्छा कैरियर क्या आता है? मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, कॉकरोच। हम लोगों को अपने घर में इस सबको रहने नहीं देना चाहिए, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई और कॉकरोच को, क्योंकि वो पैथोजेंस को ट्रांसमिट करता है, एक दूसरे से फैलाता है एक दूसरे को। जो पैथोजन होते हैं वो अपना लाइफ साइकिल
वेक्टर में कंप्लीट करते हैं। पैथोजेन कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल इन वेक्टर। पैथोजेंस कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वेक्टर्स। जो पैथोजेंस होते हैं वो अपना लाइफ साइकिल वेक्टर में कंप्लीट करते हैं। पैथोजेंस कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वेक्टर। पैथोजेन क्या होता है? पैथोजेन जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है वो अपना लाइफ साइकिल वेक्टर से कंप्लीट करता है। अगर वेक्टर नहीं रहा तो पैथोजेन अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जैसे अभी कोरोना वायरस चला हुआ है तो कोरोना वायरस एयर के थ्रू सभी लोगों में फैलता है। तो कोरोना वायरस को फैलने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है? एयर है। तो पैथोजेंस कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वेक्टर। बिना वेक्टर का वो लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट नहीं कर पाएगा। वेक्टर एयर भी हो सकता है, कॉकरोच भी हो सकता है, जैसे अभी करेंटली एयर ही कर रहा है। तो पैथोजेन अगर वेक्टर नहीं रहा तो पैथोजेन अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो अपना जनरेशन आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? जैसे अभी करेंटली एक और वायरस आया था चाइना से ही, जो वायरस का नाम था हंटा वायरस। तो वो कौन, उसका वेक्टर कौन था? रैट था। कौन था? यहां पर लिख दूं रैट का भी एग्जांपल, रैट, चूहा। हंटा वायरस करेंटली वो भी आया था जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फैल गया था, हंटा वायरस। तो यही सब चीजें हैं जो कि पैथोजेंस होता है। पैथोजेन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वेक्टर। वो वेक्टर में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। पैथोजेन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल थ्रू वेक्टर्स। इतना नोट डाउन कीजिए। जैसे बहुत सारा डिजीज के बारे में मैं बताता हूं जो कि कैरियर है, मॉस्किटो। मॉस्किटो बहुत सारा टाइप के मॉस्किटो होते हैं जो कि डिजीज को कैरी करते हैं। जैसे बहुत सारा मच्छर होता है, जैसे होता है फीमेल एनोफिलिस, जैसे और भी होता है फीमेल एडिज। ये सब क्या है? मच्छर का टाइप है जो कि क्या करता है? डिजीज को फैलाता है। वो वेक्टर है, डिजीज को फैलाने वाला है। फीमेल एनोफिल्स, फीमेल एडिज, फीमेल क्यूलेक्स, बहुत सारा होता है मच्छर का भी टाइप। फीमेल क्यूलेक्स, ये सब क्या है? डिजीज को फैलाने वाला मच्छर है, मीन्स ये वेक्टर है। अगर वेक्टर नहीं रहा तो पैथोजेन अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब तो समझ आ गया होगा। आ गया? ये सब क्या है? कैरियर है। क्या है? कैरियर मॉस्किटो, मच्छर है कैरियर। ये सब मच्छर है जो कि डिजीज को कैरी करता है। अब बात हम लोग करते हैं कौन कौन से पैथोजेन को ये कैरी करता है। तो जैसे फीमेल एनोफिल्स प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। फीमेल एनोफिल्स क्या चीज को कैरी करता है? प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। ये क्या है? प्लाज्मोडियम माइक्रोब्स है जो कि डिजीज कॉज कर रहा है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है। जैसे फीमेल एडिज मच्छर डेंगू कर देता है हमारे बॉडी में। फीमेल एडिज मच्छर क्या करता है? डेंगू कर देता है। डेंगू जिसमें प्लेटलेट काउंट हमारे बॉडी का बहुत ज्यादा गिर जाता है, डेथ होने का भी संभावना होता है डेंगू में। फीमेल एडिज मच्छर क्या करता है? डेंगू कर देता है। डेंगू वायरल डिजीज है, ये तो पता ही होगा सभी को, वायरस से होता है क्रिएट। जैसे फीमेल क्यूलेक्स, वो फाइलेरियल वर्म को फैलाता है। ये मच्छर सबका नाम है और ये क्या है? माइक्रोब्स है। फाइलेरियल वर्म को फैलाता है। आ गया ये सब समझ में? क्या चीज को कैरी करता है। और हाँ, अब हम लोग बात करते हैं डिजीज क्या सब होता है। डिजीज क्या होता है? फीमेल एनोफिल्स मच्छर किसको कैरी करता है? प्लाज्मोडियम को, जिससे डिजीज होता है मलेरिया।
मलेरिया। फिर फीमेल एडिज मच्छर किसको कैरी करता है? डेंगू वायरस को कैरी करता है, जिससे क्या होता है? वायरस कर दीजिए, डेंगू होता है। दिख रहा है क्लियर? और फाइलेरियल वर्म क्या करता है? फाइलेरिया करता है, फाइलेरिया। इतना नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। फिर हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। कर लिया नोट डाउन? साफ कर दूं? अब हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। ऐसा डिजीज जो एक दूसरे से फैल जाए उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, और ऐसा डिजीज जो एक दूसरे से ना फैले उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। टाइप्स ऑफ डिजीजेज, डिजीज का टाइप्स। फर्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसा डिजीज जो एक दूसरे से फैल जाए उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, और ऐसा डिजीज जो एक दूसरे से न फैले उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है वो क्या चीज के थ्रू फैलता है? स्प्रीड थ्रू, क्या चीज के थ्रू फैलता होगा? एयर मेनली एयर के थ्रू ही फैलता है, जैसे कोविड-19 इसका बेस्ट एग्जांपल है। कोविड-19 डिजीज एयर के थ्रू फैल सकता है। और कौन सा डिजीज है जो फैलता है? क्या चीज के थ्रू फैलता है? जैसे वाटर के थ्रू डिजीज फैलता है? नहीं फैलता है। फूड के थ्रू फैलता है कम्युनिकेबल डिजीज? बोलिए। फूड के थ्रू भी फैलता है, वाटर के थ्रू फैलता ही होगा। हाँ फैलता है, वाटर के थ्रू भी फैलता है डिजीज। तो ऐसा डिजीज जो कि एयर, फूड, वाटर के थ्रू फैले उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। स्प्रेड थ्रू एयर, फूड, वाटर। द डिजीज विच, और भी चीजें होती है जैसे फिजिकल कांटेक्ट, दो आदमी जैसे हाथ मिलाया, गला मिला तो उसके थ्रू भी फैल गया। और क्या है? फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। फूड के थ्रू भी फैलता है, वाटर के थ्रू, हाँ फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू भी फैलता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? सेकेंड आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसा डिजीज जो कि एक दूसरे से न फैले, कैन नॉट स्प्रेड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? कैंसर, मरासमस, क्वाशियोर्कर। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। और कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल क्या है? कॉमन कोल्ड हुआ, टाइफाइड हुआ, कोविड-19 हुआ, ये सब कैसा डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज है। कोलेरा हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज। इसका एग्जाम्पल लिखिए। कोलेरा, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, कोविड-19, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसको टीबी बोलते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस में भी बहुत लोग मारे जाते हैं। तो ये सब कैसा डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक दूसरे से फैल जाता है। कोलेरा फैलता है, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड फैलता है, कोविड-19 फैलता है, ट्यूबरक्यूलोसिस फैलता है। ये सब कैसा डिजीज है? जो कि एक दूसरे से फैल जाता है। आया समझ में? चिकन पॉक्स भी फैलता है, जैसे चिकन पॉक्स। और जो नहीं फैलता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। रिस्ट्रिक्टेड होता है अफेक्टेड पर्सन के पास, जैसे क्वाशियोर्कर।
KWASHIOR, KOR है। आ गया। उसके बाद मैराथमस और कैंसर। जैसे रिकेट्स भी होता है, रिकेट्स, ये सब बच्चे में होने वाला डिजीज है। जैसे और भी रतौनी जिसको बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, वो भी नहीं फैलता है एक दूसरे से। इतना नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, कौन सा डिजीज किससे फैलता है उसके बारे में। ये जो चार्ट मैं अभी बनाऊंगा वो चार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो चार्ट आपको डिट्टो याद होना चाहिए। वो चार्ट होगा एसटीडी चार्ट होगा। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है स्टिक टू दिमाग। आपको अपने दिमाग में चिपका लेना है उस चार्ट को, जो चार्ट अभी मैं लिखवाने वाला हूं। ह्यूमन डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ह्यूमन डिजीज कौन सा डिजीज है। फिर हम लोग बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यह हो रहा है या माइक्रोब से हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अनदर नेम क्या है, माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमारा फ्रेंड है वो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फो है वो फो शत्रु है। फिर हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो डिजीज फैलता कैसे है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगर किसी को हो गया तो उसे बचाया कैसे जाएगा, फिर हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। उसका प्रिवेंशन क्या होगा, प्रिवेंटिव मेजर क्या होगा, प्रिवेंटिव मेजर्स, मेजर्स जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में, टीबी के बारे में। टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस अनदर नेम क्या है, टीबी। टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस फैलता किससे, कौन सा माइक्रोब से, बैक्टीरिया से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, बाय एयर। क्या चीज के थ्रू फैलता है, बाय एयर, हवा से फैलता है। उसके बाद बचाया कैसे जा सकता है, मीन्स किसी को टीबी हो गया तो दूसरे व्यक्ति को न फैले, तो कैसे बचाया जाएगा। उसके लिए जिसको टीबी है उसको आइसोलेट कर दो। आइसोलेट का मतलब होता है सबसे अलग कर दो। क्या करना होगा, आइसोलेशन करना होगा। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करना, अलग करना। जो भी लोग हैं उनसे अलग रहे और उस आदमी को अकेला कहीं छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि अकेला छोड़ के उसको ताना मारना, ये नहीं करना। मीन्स उसको एक सेपरेट रूम दे देना है और उस आदमी से बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखना है जिसको टीबी है, तभी आप बच सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर वही है। और टीबी होता किससे है, बैक्टीरिया से। जैसे मीजल्स, वो वायरस से होता है। सेकेंड है मीजल्स, होता है वायरस से, फैलता है थ्रू एयर। मीजल्स, मीजल्स, मीजल्स क्या चीज से होता है, वायरस से, फैलता है एयर से। इसके लिए भी आइसोलेशन करता है, पेशेंट को आइसोलेशन करना होता है, मीन्स सेपरेट करके रखना होता है पेशेंट को, अलग करके। आ रहा है समझ में सभी को। फिर जैसे चिकन पॉक्स, बहुत सारा डिजीज के बारे में आपको अभी पढ़ना है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जिसको हमारे कल्चर में माता बोला जाता है, चिकन पॉक्स। ये भी वायरस से होता है, वायरस से होता है। ये फैलता कैसे है, एयर से या कांटेक्ट में आ जाने से, डायरेक्ट कांटेक्ट में, किसी से गला मिल लेने से, हाथ मिला लेने से। जिसको चिकन पॉक्स है वो चिकन पॉक्स कैसा, कौन सा उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब जो फैलाता है, वायरस फैलाता है। वायरस, बैक्टीरिया, ये सब क्या होता है, याद है। ये मैं लेक्चर नंबर 1 में ही डिस्कस किया था। जिन जिन लोगों को नहीं पता वो मेरा लेक्चर नंबर 1 देखिए,
और जो जो लोग पढ़ लिए हैं वो रिवाइज कीजिए। चिकन पॉक्स किससे होता है? वायरस से होता है, एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है, एयर और कांटेक्ट में आने से होता है। ये चिकन पॉक्स का इलाज क्या है? वैक्सीनेशन। क्या है इलाज? वैक्सीनेशन। मिस उस आदमी को वैक्सीन दे दो। वैक्सीन कैसे बना? डेड और एटेनुएट करके। किसको? ये जो है चिकन पॉक्स का जो वायरस है उसको डेड और एटेनुएट करके। और सारे वैक्सीन सेम ही प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। जैसे पोलियो वायरस से ही होता है। पोलियो, पोलियो क्या चीज से होता है? वायरस से होता है। पोलियो फैलता है, एयर से फैलता है, फूड से भी फैल जाता है। पोलियो क्या चीज से फैलता है? एयर से। वाटर से भी फैलता है। उसके लिए क्या चीज, उसका क्या होता है प्रिवेंटिव मेजर? पोलियो ड्रॉप पिलाइए। ये तो पता ही होगा, लिख दूं? क्या चीज दिया जाता है? पोलियो ड्रॉप। एयर, फूड, वाटर से भी होता है। कब तक पोलियो ड्रॉप दिया जाता है? अप टू 5 ईयर्स, 5 साल के बच्चे तक दिया जाता है। जो बच्चे 5 साल के हो जाते हैं तब तक दिया जाता है, अप टू 5 ईयर्स। अप टू का मतलब होता है तक, 5 साल तक। पोलियो का क्या दिया जाता है? पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। पोलियो ड्रॉप भी एक तरीके से वैक्सीनेशन ही है जिसका डिस्कवरी हुआ। पोलियो से भी बहुत लोग मर जाते थे, किसी का बॉडी टेढ़ा हो जाता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। जैसे कोलेरा बैक्टीरिया से होता है। कोलेरा, कोलेरा बैक्टीरिया से होता है। इसके बारे में हम लोग काफी डीप में पढ़ेंगे, एक एक डिजीज के बारे में। और आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। तो कोलेरा, कोलेरा किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। वाटर फूड के थ्रू फैलता है। ये भी वाटर और फूड के थ्रू फैलता है। वाटर और फूड के थ्रू फैलता है। जैसे टाइफॉइड, टाइफॉइड ये भी बैक्टीरिया से होता है। ये भी वाटर फूड के थ्रू फैलता है, वाटर फूड के थ्रू। आ रहा है समझ में? इस चार्ट को नोट डाउन करते जाइए। और इससे बचना है तो इसके लिए आपको करना होगा, साफ सुथरा रहना होगा, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना होगा। बचना है तो क्या करना होगा आपको? साफ सुथरा रहना होगा, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना होगा। कोलेरा और टाइफाइड दोनों से बचना है तो कुक्ड फूड खाना होगा, मिस कच्चा खाना नहीं खाना होगा। कुक्ड फूड, बॉइल्ड वाटर पीना होगा, जैसे आपको उबला हुआ पानी, बॉइल्ड वाटर, यही सब है उसका प्रिवेंटिव मेजर। और ये जो है कोलेरा, टाइफाइड, इस सब के लिए वैक्सीन भी आते हैं, जो वैक्सीन पड़ जाने पर नहीं होता है जनरली। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन किया जाता है ताकि उस डिजीज से हम लोग बचे रहें। जैसे हेपेटाइटिस वायरस से होता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस क्या चीज से होता है? वायरस से होता है। यह भी वाटर के थ्रू ही मेनली फैलता है। क्या चीज के थ्रू फैलता है? वाटर के थ्रू फैलता है। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। इसके लिए भी हमें गर्म पानी पीने चाहिए, बॉयल करके वाटर पीना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या है? वैक्सीनेशन है, सेम टू सेम। क्या करना है? बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर कंज्यूम करना है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? वैक्सीनेशन। इतना नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं और बताऊं। ये जो हेपेटाइटिस होता है वो होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए। और भी हेपेटाइटिस का एक टाइप होता है जैसे हेपेटाइटिस बी। कर दूं ऊपर से साफ? अब हम लोग क्या चीज के बारे में बात करेंगे? हेपेटाइटिस बी के बारे में। 8 नंबर, हेपेटाइटिस बी। ये जो हेपेटाइटिस होता है ये भी वायरस से ही फैलता है, वायरस से ही। ये जो वायरस से ही फैलता है। और इसका ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस बी का भी क्या है? वैक्सीनेशन।
और ये मेनली फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। जिसको हेपेटाइटिस बी है उसका ब्लड अगर दूसरे में हम लोग डाल दिए तो फैल जाएगा। क्या चीज से फैलता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। किसी को हेपेटाइटिस है, अगर उसका ब्लड हम किसी और को चढ़ा दिए तो उसको हेपेटाइटिस हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी को बचाना है, प्रिवेंटिव मेजर क्या है? इसका भी प्रिवेंटिव मेजर है वैक्सीनेशन, वैक्सीन दे देंगे। या हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। आ गया समझ में? तो ये वाटर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आ गया समझ में। फिर अब हम लोग बात करते हैं लास्ट मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या पढ़ते हैं इसको? मलेरिया। ये प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया जनरली मॉस्क्यूटो ही फैलाता है, मॉस्क्यूटो मच्छर फैलाता है। मच्छर क्या है मलेरिया का? वेक्टर है, वेक्टर क्या होता है? जो कि माइक्रोब्स को फैलाता है। इससे बचना है तो हम लोग क्या करेंगे? मॉस्क्यूटो नेट लगाएंगे, मॉस्क्यूटो नेट लगाएंगे। मच्छर को भगाने, मच्छर से बचने वाला जाल लगाएंगे। जैसे स्प्रे का छिड़काव करेंगे जिससे इंसेक्टिसाइड मर जाए। क्या चीज करेंगे? स्प्रे का छिड़काव करेंगे। जैसे स्प्रे, कौन सा स्प्रे का हम लोग यूज करते हैं घर में? काला हिट, ब्लैक हिट का यूज करते हैं स्प्रे के फॉर्म में, जो कि मच्छर को भगा देता है। और जो सबसे मेन चीज है वो है हमें अपने घर के अगल बगल में वाटर लॉगिंग नहीं रखना चाहिए। अगर पानी कहीं इकट्ठा रह गया तो उसमें 100% चांस है कि मच्छर लग जाएगा। तो सबसे मेन क्या है? वाटर लॉगिंग होने से बचना है, वाटर लॉगिंग से बचाना है। यही मेनली आपका चार्ट था। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो पहले इतना नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। कर लिया नोट डाउन? फिर हम लोग बात करते हैं डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया के बारे में। साफ कर दूं? डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो बैक्टीरिया से मेनली कौन कौन से डिजीज होते थे? अपने चार्ट देखकर बताइए। ट्यूबरक्यूलोसिस जनरली होता था, कोलरा होता था, टाइफाइड होता था। यही 3 मेन डिजीज है जो कि किससे होता है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से मेनली कौन कौन से डिजीज होते हैं? ट्यूबरक्यूलोसिस, कोलेरा, और क्या होता है? ट्यूबरक्यूलोसिस, कोलेरा और टाइफाइड। आ गया समझ में? ट्यूबरक्यूलोसिस, कोलेरा और टाइफाइड। उसके बाद हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में। ट्यूबरक्यूलोसिस फैलता कैसे है, उसका लक्षण क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर किसी को ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया तो उससे बचाया कैसे जाएगा, कौन से माइक्रोब्स वर्क करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस को होने में, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप ये मुझे बताइए बैक्टीरिया क्या होता है? भूल गए ना? क्या होता है बैक्टीरिया? यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है बैक्टीरिया? यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का बना होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है मेड ऑफ सिंगल सेल का बना होता है, सिंगल सेल। उसके बाद बैक्टीरिया का और फीचर क्या है? लेक्चर नंबर 1 जाकर देखिए जो लोग नहीं देखे हैं। और क्या फीचर होता है बैक्टीरिया का? प्रोकारियोटिक होता है, प्रोकारियोटिक। प्रोकारियोटिक का मतलब क्या होता है?
ओल्ड वाला न्यूक्लियस, ओल्ड न्यूक्लियस, ओल्ड न्यूक्लियस, उसका जो न्यूक्लियस है वो पुराना वाला है। अब कैसा होता है न्यूक्लियस, ये सब मैं लेक्चर नंबर 1 में बताया था। और डीप में अगर आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है तो सेल चैप्टर में पढ़ना है, जो कि कौन सा चैप्टर है पता नहीं, बस इसी क्लास में पढ़ना है सेल के बारे में, बट काफी डीप में मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो प्रोकार्योटिक होता है बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर होता है, और उससे कौन कौन से डिजीज होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस, कोलेरा और टाइफॉइड। तो ये तीनों डिजीज किससे होता है, बैक्टीरिया से। ट्यूबरक्यूलोसिस कोई पूछेगा कैसा होता है, यूनिसेलुलर, प्रोकार्योटिक होता है, कोलेरा भी वैसा ही होता है, टाइफॉइड भी वैसा ही होता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में। ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस का अनदर नेम क्या है, टीबी। और इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, कोच डिजीज। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, उन्होंने ही सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, मीन्स ऑब्जर्व किया। तो इन्हीं के नाम पर टीबी का अनदर नेम क्या है, कोच डिजीज, क्योंकि रॉबर्ट कोच ने एब्जॉर्ब किया था। कौन डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने टीबी का डिस्कवरी किया था, जिनके नाम पर पड़ गया कोच डिजीज। इसका एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इसका एजेंट क्या है, एजेंट क्या है, एजेंट क्या है, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस। एजेंट क्या है, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। अब हम लोग बात करते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मीन्स ये कैसे फैलता है। क्या चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मीन्स एक आदमी से ये दूसरे आदमी में कैसे फैलेगा। तो ये फैलता है, जिसको भी टीबी है वो कफ कहीं पर फेंक दिया और उसी कफ से फैल जाता है। कफ से फैलता है, स्नीजिंग से फैलता है, छींकने से, कफ से फैलता है, मेनली यही सब सोर्स होते हैं। बात करने से भी इवेंट फैल जाता है, टॉकिंग से भी फैलता है, टॉकिंग, इवेंट टॉकिंग से भी फैल जाता है। कौन, ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस को हम लोग कोच डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि रॉबर्ट कोच ने इसका सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। किसने, रॉबर्ट कोच ने। एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कफ, स्नीजिंग और टॉकिंग। अब इसका सिम्टम्स क्या आता है, क्या क्या लक्षण आता है, किसी को टीबी हो गया तो उसका क्या क्या लक्षण आएगा। सिम्टम्स, इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे जिसको टीबी हो जाएगा उसको बहुत लंबे समय तक कफ रहेगा। कैसा कफ रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड कफ। प्रोलॉन्ग्ड कफ का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक कफ रहेगा। जिनको जिनको नहीं मतलब पता वो लिखते जाइए। सिम्टम्स क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड कफ, प्रोलॉन्ग्ड कफ। उसके बाद जिसको टीबी रहता है उसको रात में स्वेटिंग होता है। क्या होता है, रात में बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगता है, नाइट स्वेटिंग होता है। रात के रात क्या होगा, बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगता है। उसको ठंड भी लगने लगता है, चिल्स भी होता है, चिल्स, बहुत ज्यादा उसको ठंड लगने लगेगा। उसके बाद उसका भूख भी मर जाएगा। क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स उसका भूख लगना बंद हो जाएगा, मीन्स वो आदमी खाना नहीं खाएगा। उसको रात के रात पसीना बॉडी से आने लगेगा, उसको ठंड लगेगा, चिल्स होगा। ये सब का मतलब लिखते जाइए, जिन जिन लोगों को नहीं पता है। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख नहीं लगना, ठीक है। और इस व्यक्ति का वेट लॉस भी हो जाता है। क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है। उसका जो वजन है वो कम जाता है। उसको लगता है जो मेरे बॉडी में कुछ वेट ही नहीं है, वेटलेस है, ऐसा उसको ऑब्जर्व होता है। फीवर भी रहता है, इवन फीवर भी होता है। तो ये सब क्या है, सिम्पटम्स है।
कर लिया इतना नोट डाउन। फिर हम लोग बात करते हैं ऊपर का, कर लिए, ये सब तो पहले वाला ही है। सिम्टम्स क्या होता है? प्रोलॉन्ग कफ, नाइट स्वेटिंग, चिल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, और क्या होता है? फीवर। अब हम लोग बात करते हैं टीबी कौन कौन से पार्ट में होता है। टीबी कौन कौन से पार्ट में होता है, पता है किसी को? टीबी जनरली हमारे लंग में होता है। जनरली कहां होता है? लंग में। सभी लोगों को सिर्फ यही पता होता है, जनरली लंग। लेकिन टीबी और भी जगहों पर होते हैं, जैसे बोन्स में भी हो जाता है। बोन्स में जनरली लंग टीबी होता है, लंग में ही टीबी होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, बट वो बोन्स में भी हो सकता है। इंटेस्टाइन में भी इवेन हो सकता है। इंटेस्टाइन में क्या चीज में हो सकता है? इंटेस्टाइन में हो सकता है। हमारा जो आंत है उसमें हो सकता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उस समय क्या हो सकता है? टीबी हो सकता है। जनरली मीन्स नॉर्मली लंग में होता है, बट वो बोन्स में भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। और हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसमें टीबी हो सकता है वो है सीएनएस। सीएनएस क्या है? सीएनएस। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर बात होगा सीएनएस का। आप याद रखिए, हमारा जो ब्रेन होता है उसी का एक कंपोनेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ ब्रेन। कोई पूछेगा सीएनएस क्या होता है तो आपको बताना है कंपोनेंट ऑफ ब्रेन। ब्रेन में पाए जाने वाला एक पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीएनएस। उसमें हो जाता है टीबी, बोन्स में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, जनरली लंग में होता है। नॉर्मली आप लोग किसी से भी पता करोगे जिसको टीबी है तो वो बोलेगा लंग्स में है हमको, बट हो भी सकता है बहुत सारे चीजों में। अब इससे बचा कैसे जाएगा? अब किसी को टीबी हो गया तो टीबी से बचा कैसे जाएगा? प्रिवेंटिव मेजर्स इसका क्या है? बचा कैसे जाएगा टीबी से? तो आपको अगर इससे बचना है तो आपको सबसे पहले बीसीजी का वैक्सीन लेना होगा। बीसीजी का क्या लेना होगा? वैक्सीन। वो भी सुटेबल एज पर लेना होगा, बचपन में ही। ऐसा नहीं कि अब कोई भी आदमी का एज हो गया 40 साल और बीसीजी का वैक्सीन लिया, वर्क करेगा ना करेगा। उसका एक सुटेबल एज होता है, उस सुटेबल एज पर लेना होता है। सुटेबल एज पर ही होना है, वैक्सीन लेना है। अगर मान लीजिए किसी को हो गया ये हो गया ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया तो वो आदमी को फैला देगा, बट उससे बचेंगे हम लोग कैसे? उस आदमी को आइसोलेट कर दो, मीन सबसे अलग कर दो। कैसे बचा जाएगा? आइसोलेशन। जैसे अभी कोरोना है तो उसमें सभी को आइसोलेट कर दिया जाता है, सभी लोगों से उसे अलग कर दिया जाता है। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग कर देना। आ रहा है समझ में इतना? अब हम लोग बात करते हैं कोलेरा के बारे में। कर लिया नोट डाउन? सेकेंड डिजीज कोलेरा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? विब्रियो कोलेरा। कोलेरा सेकेंड है बैक्टीरियल डिजीज में। किससे फैलता है कोलेरा? विब्रियो कोलेरा से होता है। विब्रियो कोलेरा किस शेप का बैक्टीरिया होता है पता है आपको? विब्रियो का मतलब क्या होता है? कॉमा शेप। कॉमा शेप, कॉमा शेप। तो कोई आपसे पूछेगा विब्रियो कोलेरा का शेप कैसा होता है तो आपको बताना है कॉमा शेप, क्योंकि विब्रियो का मतलब होता है कॉमा। मैं आपको टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में बताया था, कोक्काई क्या होता है, स्पेरिकल से बैक्टीरिया क्या होता है, इससे आगे नहीं बताऊंगा, वो आप लोग लेक्चर जाकर देखिए। बैसिलस क्या होता है सब तो बोल ही दिया। ओके, तो किससे होता है? विब्रियो कोलेरा से। विब्रियो कोलेरा से होता है, जो कि किस शेप का होता है?
कॉमा शेप का होता है। ये जनरली फ्लाइट से फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या चीज से फैलता है कोलेरा? फ्लाइट से, मक्खी से। मक्खी से। एक समय हुआ करता था जिसमें गांव का गांव खत्म हो जाता था कोलेरा से, कोई लोग बच नहीं पाते थे। जिस तरीके से अभी कोरोना से पूरा वर्ल्ड प्रभावित है, उसी तरीके से एक समय था जब लोग कोलेरा से प्रभावित होते थे, जो कि कौन फैलाता था? मक्खी फैलाता था, मक्खी। इसमें होता क्या था कोलेरा में? सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ऑफ कोलेरा। इसमें होता था लूज मोशन। लूज मोशन का मतलब जो खा रहे हैं वो बाहर निकल रहा है, मीन्स फूड का प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं पेट खराब हो जाना। ये जो लूज मोशन होता था वो जनरली पेनलेस होता था, ऐसा नहीं कि बहुत दर्द हो रहा है, पेनलेस लूज मोशन होता था। किसमें? कोलेरा में। इसमें वोमिटिंग भी होता था, वोमिटिंग का मतलब क्या होता है? उल्टी होना। उल्टी का मतलब क्या होता है? फूड को हम लोग लिए, अंदर चला गया और वो जो फूड है वो फिर अंदर से स्टोमक से बाहर निकल गया, उसी को बोलते हैं उल्टी। फूड तो ऊपर से नीचे जाता है, ना कि नीचे से ऊपर आता है, तो नीचे से ऊपर आ गया तो उल्टा हो गया, इसी कारण से हम लोग बोलते हैं उल्टी। और जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉमिटिंग। अगर लूज मोशन है तो एक्सेस वाटर लॉस होगा हमारे बॉडी से। क्या होगा? एक्सेस वाटर लॉस होगा। हमारे बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है, जो हमारा जो बॉडी का जितने भी सेल है उससे वाटर निकलने लगेगा, एक्सेस वाटर लॉसेस, जिसके कारण पेशेंट को ओआरएस भी पिलाना पड़ता है, डिहाइड्रेशन करना पड़ता है पेशेंट को। तो इससे बचना कैसे है? प्रिवेंटिव मेजर क्या है? अब हम लोग बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे बचना है। तो इससे बचने के लिए आपको पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देना होगा, मीन्स सही तरीके से साफ सुथरा से आपको रहना होगा। पर्सनल हाइजीन, हर दिन आपको स्नान करना होगा, नहाना होगा, कुक्ड फूड खाना होगा, पका हुआ फल खाना हो, पका हुआ फूड खाना होगा, भोजन खाना होगा। और आपको बॉइल्ड वाटर भी पीना होगा, पानी को उबाल कर पीना होगा, बॉइल्ड वाटर, ताकि उसमें जो मक्खी आकर कोलेरा फैलाए वो मर जाए। ठीक है, इतना समझ में आया? और किसी को हो गया तो घर पे कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका? कोलेरा का प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसको ओआरएस पिला दो। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? ओआरएस पिला दो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। मुंह से लिया जाता है, और रिहाइड्रेशन का मतलब होता है फिर से उसके बॉडी में जो वाटर निकला है वो गेन कर जाए, और वो सॉल्ट का बना होता है, इसीलिए हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओरल मीन्स मुंह से, रिहाइड्रेशन मीन्स फिर से पानी आ जाएगा हमारे बॉडी में, जो वाटर यहाँ लॉस होगा और वो सॉल्ट का बना होता है, इसी कारण से बोलते हैं ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इतना समझ में आया? नोट डाउन कीजिए इतना वीडियो पॉज करके, तब तक मैं पानी पी लूं। कर लिया इतना नोट डाउन? फिर हम लोग बात करते हैं टाइफॉइड के बारे में। ठीक है, कर लिए? टाइफॉइड, टाइफॉइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी। जो सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज है वो है टाइफॉइड। टाइफॉइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी से होता है। टाइफॉइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी से होता है। एजेंट है वो, क्या है? एजेंट है। टाइफॉइड का अनदर नेम होता है इंटेरिक फीवर। क्या नाम होता है इसका? और
इंटेरिक फीवर। इंटेरिक फीवर किसको बोलते हैं? टाइफाइड को। एजेंट क्या है उसका? सैल्मोनेला टाइफी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये कैसे फैलता है इन्फेक्शन? किसी को पता है? जो हमारे घर में मक्खियां होती है वो इस टाइफाइड को फैला देती है। कौन फैलाता है? हाउस फ्लाई। जो हमारे घर में मक्खियां होती है वो इस टाइफाइड को फैलाता है। और ये जो हाउस फ्लाई होती है जनरली कहां रहता है? फीकल मैटर पर। फीकल मैटर पर बैठा रहता है। जितने भी मक्खियां को देखिएगा वो वेस्ट प्रोडक्ट जो आदमी बाहर में छोड़ देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग फील्ड में जाते हैं, जो खुला होता है फील्ड, उसमें शौच करने जाते हैं, तो वहां पर वो फीकल मैटर को गिराते हैं। उस फीकल मैटर पर हाउस फ्लाई लग जाता है और वो हाउस फ्लाई हमको इन्फेक्शन कर देता है। फीकल मैटर को रिलीज करते हैं वो खाली फील्ड में और उस फील्ड पर हाउस फ्लाई लगता है और वो जो हाउस फ्लाई है वो इन्फेक्शन फैलाता है। कौन सा इन्फेक्शन? टाइफाइड। उसका एजेंट क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। अब इसका सिम्टम्स क्या है? क्या क्या लक्षण आएगा? किसी को हो गया क्या टाइफाइड तो सबसे पहले उसको होगा हेडेक। उसका सर बहुत ज्यादा दर्द करने लगेगा। क्या होगा? हेडेक होगा। स्वेटिंग होगा। बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना आने लगेगा। हाई फीवर हो जाएगा। हाई फीवर 2, 3, 4 तक पहुंच जाता है। किस केस में? टाइफाइड के केस में फीवर। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो फर्स्ट 2 वीक्स तक बढ़ता है। फर्स्ट 2 वीक्स तक क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है। 2 सप्ताह तक हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है अगर टाइफाइड हो जाए तो। उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज करेगा एंड देन डिक्रीजेज अप टू 3 to 4 वीक्स। कितने वीक्स में? 3 to 4 वीक्स में। स्पेलिंग कहीं एरर हो तो सही कर लीजिएगा, करेक्शन। 2 वीक तक बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीज करता है। डिक्रीज किस वीक में करता है? 3 to 4 वीक में। अब इससे बचा कैसे जाए? प्रिवेंटिव मेजर क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? तो इसमें भी वही है, प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सुथरा रहिए। प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सुथरा रहिए। दिख रहा है बोर्ड पर क्लियर रेड कलर? प्रॉपर सैनिटेशन। उसके बाद जो फीकल मैटर है उसको डिस्पोज नहीं करेंगे बाहर। डिस्पोजल ऑफ फीकल मैटर। जैसे बहुत सारे बच्चे फीकल मैटर वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को इजेक्ट करते हैं, जो हगीज पहने होते हैं, और हगीज में वो अपना जो फीसेस होते हैं उसको वो हगीज में लगा होता है और उसकी मदर क्या करती है? बाहर फेंक देती है और उस बाहर में मक्खी लग जाता है और मक्खी टाइफाइड को फैला देता है, हाउस फ्लाई। ये समझ में आता है? इसके कारण वो जो हगीज होता है उसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ फीकल मैटर, उससे हम लोग बच सकते हैं। कुक्ड फूड खाइए, फूड को पका कर खाइए। क्या खाना है? कुक्ड फूड खाइए, ताकि जो इसमें मक्खी लग जाए तो वो डिजीज ना क्रिएट होने दे। अगर फूड पका हुआ रहेगा तो उस पर जो मक्खी रहेगा, मक्खी जो डिजीज लेकर आएगा वो मर जाएगा। वो जो सैल्मोनेला टाइफी लेकर आएगा वो खत्म हो जाएगा। इसका वाइल्ड वाटर भी पीजिए, वाइल्ड वाटर। तो किसी को
टाइफाइड के बारे में सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेता है। कौन एजेंट है उसका? सैल्मोनेला टाइफी। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? हाउस फ्लाई है, फीकल मैटर से जनरली लगता है, जिसके कारण हम लोगों को हगीज वो सब नैपकिन को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। फिर सिम्टम्स क्या? हेडेक है, सर दर्द करने लगता है, हाई फीवर हो जाता है, स्वेटिंग होता है, पसीना आने लगता है बॉडी से। 2 वीक तक टेम्परेचर इंक्रीज करता है, देन डिक्रीज करता है। प्रिवेंटिव मेजर क्या है? प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सुथरा रहे। फिर डिस्पोजल ऑफ फेकल मैटर को कहीं पर भी डिस्पोज ना करे, कुक्ड फूड खाए और बॉइल्ड वाटर पिए। बस यहीं पर आपका लेक्चर हुआ समाप्त और कल हम लोग आगे पढ़ेंगे डिजीज कॉज बाय वायरस। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।